कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जिसे जानने के बाद शायद आप अपने कानों पर यकीन करना छोड़ दें, क्योंकि ये कहानी है करण पिचासिनी की, उस रूह की जो कानों के जरिए इंसान की आत्मा में प्रवेश करती है और फिर जो होता है वो इंसान नहीं रहता। नाम बदल दिए गए हैं, जगह की पहचान छुपा दी गई है, पर घटना 100% सही है। मेरा नाम अभिनव है। मैं 26 साल का हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथ ही एक स्वतंत्र लेखक। घटनाओं का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने मनीष मिश्रा की एक पुरानी वीडियो देखी, करण पिचासिनी साधना पर। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रही। घटना स्थल लुधियाना से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव सुधवा, जगह मेरे दोस्त विक्रम का पैतृक घर। विक्रम मेरा बचपन का दोस्त जो रिट्रीट और साधना में दिलचस्पी रखता है। उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया, भाई मैंने कुछ शुरू किया है, एक साधना जो सिर्फ बहादुरों के लिए है, अगर दिल करता है तो आ जा। नाम क्या है साधना का? मैंने पूछा। करण पिचासिनी साधना। तब मुझे मनीष मिश्रा की वो वीडियो याद आई जिसमें कहा गया था कि अगर तुम किसी सुनसान जगह पर यह साधना अधूरी छोड़ दो तो वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती मरते दम तक। लेकिन शायद उस समय मेरी क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा बड़ी थी। मैं गांव पहुंचा। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ खेत और घर। ऐसा लगा जैसे बरसों से कोई वहाँ नहीं रहता। लेकिन विक्रम तैयार था। कमरे के बीच में पीला सिंदूर, 7 चूड़ियाँ, कान की लटकनें और एक बड़ा पीतल का लोटा जिसमें काला तेल था। यही है वो माध्यम? पिचासिनी इसी से बात करती है, कानों के जरिए? क्या तू मजाक कर रहा है? मैंने पूछा। नहीं, ये सब लिखा है भैरव रहस्य तंत्र में। उसने एक पुरानी किताब दिखाई और उसी रात से हमने साधना शुरू कर दी। तीसरी रात अचानक मुझे अपने दाएं कान में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तेरे कान बहुत प्यारे हैं, तू क्या मुझे सुन सकता है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने विक्रम को बताया। वो मुस्कुराया। बधाई हो भाई, तूने पहला संपर्क बना लिया है। अब डरना नहीं, सुनना शुरू कर। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। करण पिचासिनी मुझे धीरे धीरे अपनी दुनिया में खींच रही थी। हर रात एक ही वक्त 3:08 वो फुसफुसाहट आती, कभी दाएं कान में कभी बाएं। वो मुझसे बातें करती, मेरे राज पूछती और कहती, अगर तू मुझे सच बताएगा मैं तुझे अमर कर दूंगी। मैंने विक्रम से कहा, भाई मुझे ये सब अब डरावना लगने लगा है। लेकिन उसने जवाब दिया, बस 11 रातें और साधना पूरी, फिर या तो शक्ति या तो मौत। विक्रम की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आँखें वो रातों में जलती रहती थी जैसे कोई और देख रहा हो उनमें से। रात के करीब 3 बज रहे थे जब हवेली के एक बंद कमरे से अजीब सी गंध आने लगी, सड़ी हुई मांस और जले बालों की जैसी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की,
लेकिन ताला भीतर से बंद था। उसी वक्त विक्रम पीछे से चिल्लाया, उसे खोलना मत, उसे खोलना मत। वहाँ वो है, वो जहाँ पहली बार बोली थी मुझसे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन कौन बोली थी? करण पिचासिनी, उसी कमरे में मैंने उसकी आवाज़ पहली बार सुनी थी। वहाँ एक मूर्ति है, लेकिन वो पत्थर की नहीं लगती, वो सांस लेती है। मैंने उस रात उस कमरे को नहीं खोला, लेकिन वो गंध सारी रात मेरे सपनों में घूमती रही। अब मुझे आवाज़ें दिन में भी आने लगी थी। मैं बाज़ार गया था कुछ सामान लेने। अचानक किसी ने कान में धीरे से फूंक मारी। तू दूर क्यों गया? मैं यही हूँ, हमेशा से तेरे अंदर। बस सुनते जा, मत लड़, तुझे सब मिलेगा। मैंने अपना सिर पकड़ा और सड़क किनारे बैठ गया। किसी तरह घर लौटा। विक्रम अब बोलना बंद कर चुका था, सिर्फ आँखों से इशारे करता था। एक बार उसने अपनी उंगलियों से लिखा, वो मेरे अंदर है, अब तू ही बचा सकता है। मैंने तय किया, अब बहुत हो चुका, मुझे उस बंद कमरे में जाना होगा। आधी रात को मैंने अकेले उस तीसरे कमरे का ताला तोड़ा। अंदर अंधेरा था। रोशनी डाली तो दीवारों पर काले धागों के गोले लटके हुए थे। बीच में एक मूर्ति रखी थी, लेकिन वो साधारण मूर्ति नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होठों पर काली राख का निशान था। जैसे ही मैंने उसके पास कदम बढ़ाया, कानों में फिर वही आवाज़ आई, तेरे जैसा सुनने वाला बहुत कम मिलता है। अब मुझे देख भी सकेगा तुम, लेकिन विक्रम को छोड़, वो अब मेरा है। मैंने उस मूर्ति पर हाथ रखा और मेरी पूरी हथेली झंझना गई। आँखों के आगे अंधेरा छा गया और एक क्षण में मैं उसी कमरे के बाहर गिर पड़ा। सूत्री दादी ने मुझे एक उपाय बताया, अगर तू उसे सुन सकता है तो उसे चुप भी कर सकता है, मगर कीमत लगेगी। या तो तू विक्रम को त्याग दे या खुद को। साधना के अंतिम दिन ये तय करना होगा, किसे जीवन मिलेगा, किसे नहीं। आखिरी रात आई। मैं और विक्रम दोनों बैठे। दिए के चारों ओर राख फैलाई गई। दोनों के कानों में काला धागा बांधा गया। एक तरफ विक्रम, दूसरी तरफ मैं। रात के 3:03 पर एक झटका सा लगा। विक्रम जोर से चीखा, वो आ गई, तेरे पीछे खड़ी है, मत देख, सिर्फ सुन। मैंने आंखें बंद की और फिर उसकी आवाज़ आई, तू कौन छोड़ेगा, खुद को या उसे? बस सोच ले, वक्त ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा, मुझे ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। वो हंसी। तो सचमुच त्याग करेगा? तो सुन, ये साधना कभी एक को नहीं छोड़ती। अगर तू मुझे स्वीकारेगा तो तुझे जीने का अधिकार मिलेगा, लेकिन इंसान नहीं रहेगा। मेरे कानों से खून बहने लगा। तभी विक्रम ने मेरी तरफ देखा और एक आखिरी मंत्र बोला, करण पिचासिने स्वाहा, करण पिचासिने स्वाहा। एक जोरदार विस्फोट हुआ। लाल धुआं पूरे कमरे में भर गया। जब मुझे होश आया, विक्रम मृत पड़ा था। उसके कान दोनों जल चुके थे और मेरे सिर के अंदर सन्नाटा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई शब्द नहीं। उस घटना के बाद मैं शहर लौट आया। डॉक्टरों ने बताया मेरे कान पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन अब तक मुझे कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। कोई कहता है,
सुन रहा है ना, तूने जो चुना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। बस इंतज़ार कर अगली साधना तक। अब मैं कभी किसी बंद कमरे में नहीं जाता। रात के 3:08 पर मैं कभी नहीं जगता, और सबसे ज़्यादा डराता है वो एक ख्याल, शायद अगली बार वो सिर्फ सुनाई नहीं देगी, वो दिखेगी भी। तो आप भी कृपया करके करण पिशाचिनी साधना ना करें। ये जितना भयानक है, जितना डरावना है, उतना कठिन भी है। इसको करना आसान नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अपने खुद के मेहनत पे, अपने दम पे कुछ करिए, मेहनत करके कुछ पाइए, अपना करियर सेट कीजिए, ना कि करण पिशाचिनी साधना करके। दोस्तों, करण पिशाचिनी की ही एक दूसरी कहानी इसी वीडियो में मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंडिया की घाटियों में जहाँ पुरानी लोक कथाएँ और आधुनिक जीवन एक साथ सांस लेते हैं, वहीं कहीं एक नौजवान आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा अपने अगले बड़े कारनामे की योजना बना रहा था। आरव एक महत्वाकांक्षी व्लॉगर, जिसके लिए व्यूज और सब्सक्राइबर ही सब कुछ थे। उसका लक्ष्य साफ था, कुछ ऐसा करना जिसे उसके चैनल पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़े। और इस बार उसे लगा कि उसने सोने की खदान ढूंढ ली है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सांसें थम जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे इक्विपमेंट पैक कर लिए हैं। आरव ने अपने वेबकैम के सामने एक उत्साही मुस्कान के साथ कहा, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। एक ऐसा गांव जो सदियों से करण पिशाचिनी के साए में जी रहा हो। उसने अपनी आवाज़ में एक रहस्यमयी अंदाज भरा। कहा जाता है कि यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपके कानों में फुसफुसा कर आपके सबसे गहरे राज जान लेती है और फिर आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देती है। क्या मैं बच पाऊंगा या मेरे राज मेरी बर्बादी का कारण बनेंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उसका जोश देखने लायक था, लेकिन उसकी प्रेमिका दिया, जो पास ही बैठी थी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। आरव, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? दिया ने धीरे से पूछा। यह सब मजाक नहीं है। मैंने करण पिशाचिनी के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी हैं। लोग कहते हैं यह बहुत खतरनाक है। आरव हंसा एक लापरवाह मुस्कान के साथ। ओ दिया, तुम भी अंधविश्वासों में विश्वास करती हो। यह सब बस पुरानी कहानियाँ हैं। मुझे बस कुछ डरावना कंटेंट चाहिए। मेरे फॉलोअर्स को यही पसंद है। दिया ने लंबी सांस ली। वो आरव को अच्छी तरह जानती थी। वह अपनी धुन का इतना पक्का था कि एक बार जो उसने ठान लिया, उसे कोई रोक नहीं सकता था। वो व्यवहारिक थी, लेकिन आरव की इस पागलपन भरी धुन के आगे उसकी समझदारी अक्सर हार जाती थी। अगले दिन सुबह आरव और दिया ने अपनी पुरानी जीप में उस अनजान गांव की ओर प्रस्थान किया। यह गांव इंडिया के एक सुदूर हिस्से में था, जहां तक पक्की सड़कें भी नहीं पहुंचती थी। धूल भरे कच्चे रास्ते और हरे भरे पहाड़
जो धीरे धीरे घने और रहस्यमय होते जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मोबाइल नेटवर्क भी कमज़ोर होता गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। आरब को यह और भी रोमांचक लगा, लेकिन दिया के मन में एक अनजाना डर समाता जा रहा था। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। घर पुराने मिट्टी और लकड़ी के बने हुए थे और लोग खिड़कियों से झांकते हुए दिखाई दिए। उनकी आंखों में संदेह और डर साफ झलक रहा था। बच्चे गलियों में नहीं खेल रहे थे और पूरा गांव मानो एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। आरब ने अपनी जीभ एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रोकी और अपने कैमरे से गांव का मुआयना करने लगा। तभी एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उनके पास आई। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं और उसकी आंखें मानो सदियों के राज छिपाई बैठी है। बाबू, उसने धीमी कांपती आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह अच्छी नहीं है, यहाँ से दूर रहो। आरब ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन दिया ने उस महिला की आंखों में एक गहरी चेतावनी देखी। हम सब कुछ रिसर्च के लिए आए हैं अम्मा, दिया ने विनम्रता से कहा। जो यहाँ आया है वह कभी पूरा नहीं लौटा, बुजुर्ग महिला ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी धमकी थी। या तो उसका शरीर गया या उसका मन। करण पिचासिनी किसी को नहीं छोड़ती। आरब ने मुस्कुराने की कोशिश की। अम्मा, यह सब बस कहानियाँ हैं, कहानियाँ। महिला ने आरब की आंखों में घूरते हुए कहा, जब तुम्हारी आत्मा चिल्लाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कहानियाँ नहीं, हकीकत है। इतना कहकर वह मुड़ गई और धीरे धीरे अपने घर की ओर चली गई। आरब और दिया को उस सन्नाटे में अकेला छोड़ गई। आरब को उस महिला की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पास के एक पुराने और सुनसान मंदिर के पास अपना कैंप लगाने का फैसला किया। मंदिर खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारें काई से ढकी थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। दिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आरब ने उसे समझाया कि यह जगह वीडियो बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। उसने अपने सारे रिकॉर्डिंग उपकरण, नाइट विजन कैमरे और सेंसिटिव माइक तैयार कर लिए। रात के अंधेरे में उसे लगा कि करण पिचासिनी को पकड़ने का यह सही समय है। पहला अनुभव और बढ़ता खौफ। रात गहरी होती जा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। मंदिर के खंडहरों से उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं और दूर कहीं सियारों का रोना सुनाई दे रहा था, जिससे माहौल और भी डरावना हो रहा था। आरब अपने टेंट के अंदर बैठा था, अपने कैमरों पर नज़र रखे हुए था। दिया एक कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। करीब आधी रात के आसपास आरब को अपने दाहिने कान में एक बेहद धीमी लेकिन स्पष्ट सरगोशी सुनाई दी। यह हवा की आवाज़ नहीं थी, नहीं किसी जानवर की। यह एक मानवीय फुसफुसाहट थी, इतनी धीमी कि उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। तुमने चुराई थी। आवाज़ बेहद कम थी, लेकिन उसने आरब के दिमाग में
एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। आरव ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। क्या क्या तुमने कुछ कहा दिया? दिया ने सिर उठाया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ में नींद और डर दोनों थे। आरव को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने अपने कान साफ किए और फिर से मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज़ फिर से आई, थोड़ी और साफ, थोड़ी और करीब। तुम्हारे दोस्त का खिलौना तुमने तोड़ा था। आरव का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह बात उसके बचपन की थी। एक ऐसी घटना जिसे उसने सालों पहले भुला दिया था। उसने बचपन में अपने सबसे अच्छे दोस्त का पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया था और डर के मारे इल्ज़ाम अपने छोटे भाई पर लगा दिया था। यह एक छोटा सा झूठ था, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने कभी किसी को बताया हो। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो अपने चारों ओर देखने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसने जल्दी से अपने रिकॉर्डिंग उपकरण की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कौन हो तुम? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे राज, तुम्हारे अंदर। आवाज़ अब और करीब आ गई थी, मानो कोई ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसे अपने कानों में एक ठंडी असहज सनसनी महसूस हुई। आरव ने रिकॉर्डिंग बटन दबाया, लेकिन जैसे ही उसने किया, आवाज़ पूरी तरह से बंद हो गई। उसने फिर से सुनी, सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती सियारों की आवाज़। उसने रिकॉर्डिंग को वापस चलाया, लेकिन उसमें सिर्फ खामोशी थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह कोई मानसिक खेल था? क्या वो पागल हो रहा था? उसने दिया की तरफ देखा, जो सो चुकी थी। उसकी मासूम नींद उसे और भी अकेला महसूस कर रही थी। अगली सुबह आरव ने दिया को अपने अनुभव के बारे में बताया। दिया डर गई, लेकिन आरव अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि यह सब करण पिचासिनी की वजह से हो रहा है। उसे लगा कि शायद यह कोई मानसिक दबाव या नींद की कमी का नतीजा है। फिर भी दिया ने उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन आरव ने इनकार कर दिया। यह सब बस एक शुरुआत है दिया, आरव ने जोश से कहा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे करण पिचासिनी के बारे में और जानकारी चाहिए। मुझे उस रहस्य को उजागर करना है। वह पूरे गांव में घूमता रहा, लोगों से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गांव वाले उसे बात करने से कतराते थे। वे या तो अपनी नज़रें झुका लेते थे या जल्दी से अपने घरों में घुस जाते थे। उसे पता चला कि सालों पहले भी कोई लोग इस गांव में अजीब तरीके से गायब हो चुके थे, या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लोगों की कहानियों में एक अजीब सा तारतम्य था। सबने पहले अपने कानों में कुछ अजीब फुसफुसाहट सुनी थी। आरव को एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर के बारे में भी पता चला, जिसे गांव वाले पिचासिनी का घर कहते थे। यह घर गांव से थोड़ा बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपा हुआ था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरव को लगा कि करण पिचासिनी का मूल स्थान वही हो सकता है। प्रोफेसर शर्मा की एंट्री और ऐतिहासिक राज। आरव को समझ आ गया था कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता है।
उसने फैसला किया कि वह कुछ दिनों के लिए शहर वापस जाएगा और किसी विशेषज्ञ से मिलेगा। उसने दिया को गांव में ही रुकने के लिए कहा ताकि वह अपने कैमरे वगैरह का ध्यान रख सके, लेकिन दिया ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। शहर पहुंचकर आरव ने प्रोफेसर शर्मा से मुलाकात की। प्रोफेसर शर्मा एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लोक कथाओं के विशेषज्ञ थे। उनकी लाइब्रेरी पुरानी किताबों और अजीबो-गरीब कलाकृतियों से भरी हुई थी। आरव ने उन्हें अपने अनुभवों और कर्ण पिचासिनी के बारे में बताया। प्रोफेसर शर्मा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। कर्ण पिचासिनी? प्रोफेसर शर्मा ने अपनी चश्मे को ठीक करते हुए कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है आरव, यह एक प्राचीन और शक्तिशाली अदृश्य शक्ति है जिसका उल्लेख कई पुरानी पोथियों और लोक कथाओं में मिलता है। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि कर्ण पिचासिनी कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक अतृप्त चेतना है जो किसी गहरे धोखे या भयानक पाप के कारण पैदा हुई थी। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। सदियों पहले इसी गांव में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान महिला रहती थी। वह गांव के मुखिया की बेटी थी। उसका नाम कंचन था। कंचन को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया, लेकिन मुखिया ने उसकी शादी एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार के बेटे से तय कर दी। कंचन ने अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बनाई, लेकिन उनका एक करीबी दोस्त जिसने उनके राज को जान लिया था, उसने धोखे से मुखिया को इसकी जानकारी दे दी। मुखिया ने कंचन के प्रेमी को बेरहमी से मार डाला और कंचन को गांव के बाहर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया, जहां वो तड़प तड़प कर मर गई। प्रोफेसर शर्मा की आवाज़ में गंभीरता थी। कंचन की आत्मा इतनी आहत और क्रोधित थी कि वह सामान्य रूप से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी। उसके अंदर छिपे राज, उसका धोखा और उसकी अधूरी इच्छाएं, ये सब मिलकर एक भयानक अदृश्य शक्ति बन गई, जिसे कर्ण पिचासिनी कहा जाता है। यह शक्ति उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जिनके अंदर गहरे राज छिपे होते हैं, जो अपने अतीत के बोझ तले दबे होते हैं या जिन्होंने किसी को धोखा दिया होता है। कर्ण पिचासिनी का काम है उन राजों को खोद कर निकालना। यह व्यक्ति के कानों में फुसफुसाकर उसके सबसे डरावने और शर्मनाक राज याद दिलाती है। जब तक वह व्यक्ति अपने राज को सबके सामने उजागर नहीं कर देता या उन राजों के बोझ तले पूरी तरह से बिखर नहीं जाता, तब तक कर्ण पिचासिनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही था जो उसके साथ हो रहा था। क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है प्रोफेसर? आरव ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। है, प्रोफेसर शर्मा ने कहा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। पुरानी पोथियों में एक खास मंत्र और एक प्राचीन तावीज़ का उल्लेख मिलता है जो कर्ण पिचासिनी की शक्ति को कम कर सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों का जाप सही तरीके से और सही इरादे से करना होता है। जरा सी भी गलती भयानक परिणाम दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ण पिचासिनी को पूरी तरह से हराने का एकमात्र तरीका है अपने राजों का सामना करना और उन्हें स्वीकार करना। जब तक कोई व्यक्ति अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं होता, वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। आरव को लगा कि उसे एक रास्ता मिल गया है। उसे कर्ण पिचासिनी से लड़ना होगा और इसके लिए उसे अपने सबसे गहरे राजों का सामना करना होगा। आरव का संकट और गहरा होता गया।
प्रोफेसर शर्मा से मिली जानकारी के साथ आरव ने एक बार फिर उस रहस्यमय गांव की ओर कूच किया। इस बार दिया ने भी उसके साथ जाने की जिद की। वह आरव को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी चिंता हर डर से ज़्यादा थी। आरव के पास अब सिर्फ अपनी जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि अपनी खुद की छिपी हुई सच्चाइयों को पकड़ने की भी लड़ाई थी। गांव पहुंचने के बाद आरव ने पुराने मंदिर के पास फिर से अपना कैंप लगाया, लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसी धुन नहीं थी। एक डर था, एक समझदारी थी। उसने प्रोफेसर शर्मा द्वारा दिए गए मंत्र को याद कर लिया था और एक पुरानी जर्जर किताब में छिपे तावीज़ के बारे में भी जान लिया था। रात फिर से अपने पंख फैला चुकी थी। अंधेरे में आरव की फिर से वही धीमी भयानक सरगोशी सुनाई दी। इस बार वह और भी तेज और स्पष्ट थी। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज थी, तुमने झूठ बोला था। आरव के दिमाग में एक और घटना कौंध गई। उसने बचपन में अपनी माँ से एक छोटा सा झूठ बोला था ताकि वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सके, और उसकी माँ को इससे बहुत चोट लगी थी। आरव ने उस बात को सालों पहले भुला दिया था, लेकिन करण पिचासिनी ने उसे फिर से ताज़ा कर दिया था। वो पसीने से भीग गया। उसने तुरंत प्रोफेसर शर्मा द्वारा बताया गया मंत्र जपना शुरू किया। ओम करण पिचासिनी तवम सत्यम। लेकिन उसके होठ काँप रहे थे, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मंत्र अधूरा रह गया। करण पिचासिनी की आवाज़ और तेज हो गई, मानो वह उसकी कमजोरी पर हंस रही हो। कमजोर झूठा, तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आरव ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर को दबा रहा है, उसके दिमाग में अनचाही यादें भर रहा है। दिया जो पास ही सो रही थी, आरव के बेचैन होने पर जाग गई। आरव, आरव, क्या हुआ, क्या हुआ? उसने डरते हुए कहा। वो मुझसे बातें कर रही है। दिया, आरव ने हाँफते हुए कहा। वो मेरे राज जानती है। दिया ने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो उसे उस अदृश्य खतरे से बचाना चाहती हो। वह खुद भी डर रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगले कुछ दिन आरव के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। करण पिचासिनी ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। दिन के उजाले में भी उसे करण पिचासिनी की मौजूदगी का एहसास होता था। उसे लगता था कि कोई लगातार उसके पीछे चल रहा है, उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। उसे अपने अतीत की हर छोटी बड़ी गलती, हर झूठ, हर शर्मनाक पल याद आने लगा। ये यादें उसे लगातार परेशान करती रही, उसे सोने नहीं देती थी। गांव वाले आरव और से और भी दूर रहने लगे। वे उन्हें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हें लगता था कि आरव ने करण पिचासिनी को जगा दिया है और अब उसकी वजह से पूरे गांव पर कोई नहीं आफत आएगी। करण पिचासिनी का प्रबल हमला। एक रात आरव ने फिर से लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की। उसे लगा कि अगर वह अपने अनुभवों को रिकॉर्ड कर पाएगा तो शायद वह इस शक्ति को समझ पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसे अपने कानों में एक बर्फीली ठंडी हवा महसूस हुई। करण पिचासिनी की आवाज़ अब सिर्फ सरगोशी नहीं थी, वह एक भयानक चीखती हुई फुसफुसाहट थी, मानो हजारों प्रेतात्माएं
उसके कान में एक साथ चिल्ला रही हूँ, तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आरव के कान बजने लगे। उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके चेहरे पर डर की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वह अपने हाथों से अपने कान बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज़ उसके अंदर तक घुस रही थी। तभी उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़ रही है। उसके शरीर पर दबाव महसूस हुआ, मानो कोई उसे घसीट रहा हो। वह ज़मीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर फड़फड़ाने लगे। यह करण पिचासिनी का सीधा हमला था। दिया ने देखा कि आरव जमीन पर तड़प रहा है। उसके शरीर में ऐंठन हो रही है। वह घबरा गई। उसने आरव को जगाने की कोशिश की, उसे हिलाया, लेकिन आरव बेहोश हो चुका था। उसके माथे पर पसीना और डर के निशान थे। दिया ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आरव को किसी तरह अपने गोद में उठाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगी। उसी रात प्रोफेसर शर्मा, जिन्हें दिया ने फ़ोन करके आरव की हालत के बारे में बताया था, वह गांव पहुंच गए। उन्होंने आरव को देखा और तुरंत समझ गए कि करण पिचासिनी ने उस पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रोफेसर शर्मा ने आरव को एक प्राचीन जड़ी बूटी से बनी औषधि पिलाई, जिससे उसे थोड़ी शांति मिली। जब आरव होश में आया तो उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। आरव, प्रोफेसर शर्मा ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। करण पिचासिनी को हराने का एकमात्र तरीका है अपने राजों का सामना करना और उन्हें स्वीकार करना। जब तक तुम अपने अतीत के बोझ में मुक्त नहीं होगे, यह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें अपने हर झूठ, हर गलती को स्वीकार करना होगा। आरव ने डरते हुए प्रोफेसर शर्मा की तरफ देखा। उसे अपने राजों के वो सार्वजनिक करने का विचार ही डरावना लग रहा था। उसने सालों से इन बातों को छुपा रखा था। लेकिन अगर मेरे फॉलोअर्स को पता चला तो मेरी इमेज, मेरा करियर, आरव ने लड़खड़ाते हुए कहा। करियर या जिंदगी, दिया ने दृढ़ता से कहा। आरव, तुम्हारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। आरव ने दिया की आंखों में देखा और उसे उसमें ताकत मिली। उसने तय किया कि वह करेगा। वह अपने ब्लॉग में सब कुछ सच सच बताएगा। यह उसका अंतिम हथियार था। अगली रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। आरव ने अपने कैमरे को फिर से सेट किया। इस बार वो डर नहीं रहा था, वह दृढ़ था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो दोस्तों, आरव ने गहरी सांस ली। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने बचपन की उस घटना के बारे में बताया जब उसने अपने छोटे भाई के खिलौने को तोड़ने का इल्ज़ाम अपने दोस्त पर लगा दिया था। उसने बताया कि कैसे उसे उस झूठ का बोझ सालों तक महसूस हुआ। जैसे ही उसने यह राज उजागर किया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। फिर उसने अपनी माँ से बोले गए झूठ के बारे में बताया, अपने स्कूल के दिनों की छोटी छोटी बेईमानियों और अपने करियर की शुरुआत में की गई कुछ गलतियाँ जो उसने केवल लोकप्रियता पाने के लिए की थी।
उसने हर राज को स्वीकार किया, हर गलती को माना। जैसे जैसे आरव अपने राज बताता जा रहा था, उसके कानों में कर्ण पिचासिनी की फुसफुसाहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आवाज़ कमज़ोर पड़ती जा रही थी, मानो उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। और जैसे ही उसने अपनी आखिरी बात बताई कि उसने कैसे अपनी माँ से झूठ बोलकर खेलने गया था और उसके बाद उसे कितना पछतावा हुआ था, उसके कानों में सरगोशी पूरी तरह से बंद हो गई। कर्ण पिचासिनी की भयानक आवाज़ हवा में घुल गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। आरव ने अपनी आंखें खोली और उसे एक गहरी सुकून भरी चुप्पी महसूस हुई। कर्ण पिचासिनी चली गई थी। आरव और दिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में राहत और विश्वास था। यह जीत थी, लेकिन इसकी कीमत भी थी। आरव के ब्लॉग पर लाखों कमेंट्स आने लगे। कुछ ने उसे झूठा कहा, कुछ ने उसे पागल, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी हिम्मत की दाद दी। उन्होंने उसकी ईमानदारी की तारीफ़ की और उसे एक प्रेरणा माना। आरव को समझ आ गया था कि सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर ही सब कुछ नहीं होते। उसने कर्ण पिचासिनी को जगाकर एक बड़ी गलती की थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा था, सच्चाई और ईमानदारी का महत्व। उसने फैसला किया कि अब वह केवल फेम के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा। उसके चैनल ने एक नया मोड़ ले लिया। अब वह केवल डरावनी कहानियों पर ही ब्लॉग नहीं बनाता था, बल्कि उन कहानियों पर भी जो व्यक्तिगत विकास पर सच्चाई की राह दिखाती थी। गांव वाले भी आरव को अब एक नए नज़रिए से देखने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे बड़े डर का सामना करना और सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। प्रोफेसर शर्मा ने आरव से कहा, कर्ण पिचासिनी कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती आरव, वह केवल शांत हो जाती है। अगर कोई और अपने राज छिपाने की कोशिश करता है तो वह फिर से सक्रिय हो सकती है। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि सच का सामना करना कितना ज़रूरी है। कहानी का अंत आरव के एक नए व्लॉग से होता है, जिसमें वह अपने दर्शकों से बात करता है। दोस्तों, आरव ने कैमरे के सामने कहा, मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था। मैंने सीखा कि हमारे सबसे गहरे राज जो हम छुपाते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं, और जब हम उनका सामना करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे मायने में आज़ाद हो पाते हैं। उसने एक पल का विराम लिया और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जगाने का अंजाम भयानक हो सकता है। और कर्ण पिचासिनी वह हमेशा सुन रही है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई और दर्शकों के मन में एक अनकहा डर और एक अजीब सी सीख छोड़ गई। कर्ण पिचासिनी की छाया शायद हमेशा रहेगी, एक चेतावनी के रूप में कि आपके अंदर छिपे राज आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा जब तक आप उनका सामना ना कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमको अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहें।